सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, हमें मौलिक अधिकार का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार का बेसिक परिचय पढ़ लिया था कि जो मौलिक अधिकार है, इससे पहले अधिकार क्या होते हैं। मैंने अधिकार आपको 4 प्रकार के बताए थे। प्राकृतिक अधिकार बताए थे, मानव अधिकार बताए थे, कानूनी अधिकार बताए थे और एक आपको मैंने मौलिक अधिकार बताए थे। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में 4 अधिकार बताए। फिर इसके बाद में मैंने कहा कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को मैं मूल अधिकार भी कह सकता हूं। अब ये मौलिक अधिकार है, इसकी भारत में सबसे पहले मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। ये बात मैंने बताई थी। फिर इसका सबसे पहले लिखित रूप से वर्णन मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। फिर मैंने कहा कि संविधान सभा ने नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार समिति व जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया था। इन दोनों समितियों की सिफारिश पर नागरिकों को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे। फिर इसके बाद में मैंने आपको आगे बात बताई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, उसने मौलिक अधिकारों को संविधान का सबसे प्रकाशमान व अलौकिक भाग कहा है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा ने इस पर कुल 38 दिनों तक बहस की थी। फिर इसके बाद में मैंने कहा मौलिक अधिकार है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में राजनीतिक लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। यह बात मैंने बताई। फिर इसके बाद में मैंने कहा कि मौलिक अधिकार है, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं और मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। यहां तक हमारी बात हो गई थी। फिर मैंने कहा अमेरिका और रूसी क्रांति में इन मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, पिछले वीडियो में ये लगभग में बातें हो गई थी। फिर मैंने आपको यह कहा था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 19 सबसे पहले निलंबित होता है, जबकि अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते हैं। फिर मैंने कहा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वो 7 मौलिक अधिकार थे, उनमें एक संपत्ति का अधिकार है, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के तहत हटा दिया गया था और उसे कानूनी दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद उसे 31 से हटाया गया और 300 में जोड़ा गया। ये बातें हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब दोस्तों, कई स्टूडेंट है यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं। वो कंफ्यूज क्या होते हैं कि मैंने यहां पर देखो एक बात बता दूं मैं आपको। एक तो बताऊंगा ब्रिटेन की, एक बात करेंगे ब्रिटेन की और एक बात करेंगे हमें अमेरिका की बात करेंगे। यहां से इस बात को समझना अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन को मौलिक अधिकारों की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि विश्व में मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। अभी आप यहां से बोलोगे कि ब्रिटेन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको कहा कि जो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा जॉन प्रथम था, उस व्यक्ति ने वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार कागज पर लिख करके दिए थे। एक तो बात यह हो गई। दूसरी बात कि ब्रिटेन है विश्व का ऐसा देश है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है। यानी ब्रिटेन का संविधान है, इसका संविधान लिखा हुआ नहीं है, परंतु यह विश्व में सबसे पहले तो बना था ना। अरे लिखा हुआ ही तो नहीं है, परंतु बना तो सबसे पहले था ना। तो उस समय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु वो लिखे हुए नहीं थे। इसलिए इसमें यहां से क्वेश्चन कम बनता है। अब अमेरिका से क्वेश्चन क्या बनता है कि अमेरिका है विश्व का पहला देश है जिसने अपना संविधान लिखा था। ठीक है, और इसी अमेरिका के संविधान में सबसे पहले नागरिकों को मौलिक अधिकार लिखित रूप से प्रदान किए गए थे। तो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, हमने मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर एक लड़का कंफ्यूज यानी पूछ रहा था कि ये जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21 है, इसको फिर से बता रहा हूं मैं कि इसका विवाद क्या है। मैंने कहा कि अनुच्छेद 19 है, या आगे मैं बताऊंगा आपको, एक एक अनुच्छेद बताऊंगा। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता है, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताऊंगा मैं। तो मैंने कहा राष्ट्रीय आपातकाल लगता अनुच्छेद 352 के तहत है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 सबसे पहले क्या होता है? निलंबित होता है। यह सबसे पहले क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। एक बात यह हुई थी। और फिर मैंने आपको कहा कि अनुच्छेद 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, अब
यहां से क्वेश्चन बनता कि ये निलंबित वर्तमान में नहीं होते हैं। क्या मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान था? साथियों, मूल संविधान में यह कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन, 4 और 4 कितने होते हैं? 8 है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में यह कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 से आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समाप्त होती है। जबकि दूसरा क्वेश्चन संपूर्ण मौलिक अधिकार से आ जाए, संपूर्ण मौलिक अधिकार से आ जाए, तो यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। क्या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं? बिल्कुल समाप्त नहीं होते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। यानी ये क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, तब आप क्या करोगे? निलंबित हो जाते हैं। जबकि आपातकाल के दौरान ये 2 अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं और यह अनुच्छेद सबसे पहले निलंबित होता है। और यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। किसका? कि ये दोनों निलंबित नहीं होंगे। एक बात ये दोस्तों, यहां से क्वेश्चन और बनता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो स्वयं, अगर कोई व्यक्ति है वो स्वयं वो क्या करेगा कि अपने मौलिक अधिकार को त्यागना चाहे, यानी अपने मौलिक अधिकारों को त्यागना चाहे, क्या वो मौलिक अधिकार स्वयं त्याग सकता है? तो इस बात को समझना, यहां पर कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पूछे क्या भारतीय संविधान के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार स्वयं त्यागना चाहे, क्या वो त्याग सकता है? साथियों, बिल्कुल भी नहीं त्याग सकता। कोई व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता है, वो व्यक्ति मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता है। जबकि एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मौलिक अधिकारों को त्याग सकता है। यानी अमेरिका में तो व्यक्ति मौलिक अधिकारों को त्याग सकता है, जबकि भारत में जो व्यक्ति है वो मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और मौलिक अधिकार है यह ध्यान रखना राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ये तो बात दोस्तों छोटी सी बेसिक परिचय मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में दोस्तों इसको मिटाते हैं और आगे बात करेंगे। अभी ये तो हमने बात कंप्लीट कर ली है। अब मौलिक अधिकारों में मैं एक बात और बता दूं आपको, जैसे मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार मैंने आपको कहा कि मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ये 6 मौलिक अधिकार मैंने कल आपको बताए थे, वीडियो में देख लेना। अब हम एक एक मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे कि वो 6 मौलिक अधिकार है वो किस प्रकार से हैं। परंतु आपको मालूम है कि सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। यहां पर अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो बताओ अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? अनुच्छेद 12 से अच्छा क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। राज्य की क्या दे रखी है? परिभाषा दे रखी है, या फिर राज्य का क्या देख रखा है? वर्णन दे रखा है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा या राज्य का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, कई लड़के यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये राज्य शब्द आ गया, ये देश के लिए राज्य शब्द आया है। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो 28 राज्य है वो प्रक्रिया अलग है, और यहां पर जो राज्य शब्द है वो भारत के 28 राज्यों के बारे में नहीं कहा गया है। यहां पर राज्य शब्द का अर्थ क्या बताया गया, नीचे देखना। इसमें यह कहा गया कि एक तो जैसे मान लो संघ सरकार है, संघ सरकार है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन है, और अन्य प्राधिकारी ये आते हैं। राज्य यानी राज्य में ये इतने शब्द बताए गए हैं। तो यहां पर ध्यान रखना,
अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है और यहां पर राज्य शब्द का अर्थ यह बताया गया कि राज्य में कौन कौन आते हैं। इस राज्य में संपूर्ण भारत की सरकार आती है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है। और राज्य सरकार में जैसे मान लो कि विधानसभा है, ये विधानमंडल, जितनी भी राज्य की बात आ गई, स्थानीय शासन है और अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि वे संपूर्ण संस्थान जिन पर राज्य का अधिकार है, यानी वे संपूर्ण संस्थान जिन पर राज्य का अधिकार है और यह संस्थान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से वित्तीय सहायता लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राधिकारी कहा जाता है। तो ये इतने शब्द किसमें बताए गए? राज्य में बताए गए। दोस्तों मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा। यहाँ पर राज्य का अर्थ क्या होता है? संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन और अन्य प्राधिकारी। ये जितने भी बातें ये किस में आती हैं? राज्य में आती है। अन्य प्राधिकारी क्या होते हैं कि अन्य प्राधिकारी राज्य के अधिकार में आते हैं और राज्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अन्य प्राधिकारी। तो अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ? राज्य की परिभाषा। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। इसको मिटाते हैं एक बार। अब इसके बाद में अनुच्छेद ये 13 क्या बोलता है? अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? तो यहां पर समझना इस बात को। अनुच्छेद 13, आप इस वीडियो को अच्छे से समझना, आराम से पढ़ना, एक एक बात मैं आपको बता दूंगा। अनुच्छेद 13 बोलता है न्यायिक पुनरावलोकन। ये दोस्तों अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है? न्यायिक पुनरावलोकन। तो प्रश्न बनेगा कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 13 में किया गया है। अब इस न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या हुआ? यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह होता है कि अगर किसी भी प्रकार की विधि बनती है, अगर कोई विधि या कोई कानून बनता है और वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि उस विधि के खिलाफ आप न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? न्यायिक पुनरावलोकन है। और न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह हुआ कि अगर किसी प्रकार की विधि है, कोई प्रकार का कानून है और वो कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वह उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है अनुच्छेद 13 के तहत। एक बात। दूसरी बात है, यह अनुच्छेद 13 है, यह भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, संपूर्ण संविधान की। यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया गया है। तो यहां से क्वेश्चन लड़के अनुच्छेद 32 कराते हैं, वो गलत है। प्रश्न बनेगा भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो वो कौन सा? अनुच्छेद 13 है और इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि इसी अनुच्छेद 13 में विधि शब्द, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को भी क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 13 में। वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है? अनुच्छेद 13। वो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 13 है। और ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है, ये न्यायिक पुनरावलोकन हमने कौन से देश से ग्रहण किया दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा अनुच्छेद 13 क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसको मैं एक बार मिटाता हूं और अब बात करेंगे प्रमुख अधिकारों को। अब दो क्वेश्चन बन गए यहां से कि जो मौलिक अधिकार है वो तो है अनुच्छेद 12 से 35 तक, जबकि नागरिकों को मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से प्राप्त होते हैं। तो आज हमें मौलिक अधिकारों में जितने भी जो अधिकार, 6 प्रकार के अधिकार है, वो क्रम से पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो अधिकार आता है, वो पहला अधिकार कौन सा आता है? क्षमता या समानता का
समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका प्रावधान किया गया है और इसमें कुल अनुच्छेद कितने बताए गए हैं? अनुच्छेद 5 इसमें कुल बताए गए हैं। ठीक है, अब देखो यह अनुच्छेद यानी कहने का मतलब 14 से लेकर 18 तक समानता या समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है और इसमें एक एक अनुच्छेद की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अनुच्छेद 14 की बात करेंगे कि अनुच्छेद 14 क्या बोलता है। अनुच्छेद 14 में दो बात लिखी गई है। पहली बात क्या लिखी गई है? विधि। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। विधि के समक्ष समानता। समानता अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता। और यह हमने कौन से देश से ग्रहण किया है? इंग्लैंड से या ब्रिटेन से ग्रहण किया है। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता। इसका दोस्तों अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह होता है कि कानून की दृष्टि से सभी क्या है? समान है। कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति भारत में क्या है? समान है। और कानून है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उनको समानता का अधिकार प्रदान करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 14 बोलता है। तो दोस्तों मुझे जरा यह बताओ, क्या यह जो विधि के समक्ष समानता है, क्या यह नकारात्मक विचार पैदा नहीं करता है? क्या बताओ कि यह जो विधि के समक्ष समानता है, क्या यह नकारात्मक अवधारणा पैदा नहीं करता है क्या? यानी नकारात्मक अवधारणा, यह नकारात्मक अवधारणा है। अब आप कहोगे क्यों? कि यह तो बात सही है कि कानून की दृष्टि से सभी समान है, तो फिर यह नकारात्मक अवधारणा क्यों आई? तो इस बात को समझो। क्या यह बात संभव है कि इस कानून की दृष्टि से सभी समान होंगी? अगर होंगे तो मुझे एक बात बता दो कि एक विकलांग व्यक्ति है, एक विकलांग व्यक्ति है और एक विकलांग व्यक्ति नहीं है, वो सही एक स्वस्थ व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है वो। अब उन दोनों व्यक्तियों को दौड़ करने के लिए बोला जाए कि आप दोनों को दौड़ना है और 100 मीटर की दूरी है और आपको 10 सेकंड में पार करनी है, 20 सेकंड में पार करनी है, तो मुझे बताओ क्या वो विकलांग व्यक्ति उस दूरी को पार कर पाएगा? क्या वो विकलांग व्यक्ति दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा ना, नहीं दौड़ पाएगा ना वो। तो बताओ क्या यहां पर दोनों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा? क्या दोनों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो विकलांग व्यक्ति है, वो विकलांग व्यक्ति है। जैसे मैं बात कर लूं कि महिला है और पुरुष है, क्या दोनों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा? नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि बच्चा है और एक युवा है, क्या बच्चे और युवा ये दोनों के साथ हम समानता का व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, कोई अंधा व्यक्ति है और एक व्यक्ति अंधा नहीं है, क्या दोनों के साथ आप समानता का व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। इसलिए दोस्तों कि ये जो नकारात्मक अवधारणा पैदा करता है, इसलिए इसी अनुच्छेद 14 में, इस बात को समझना, इसी अनुच्छेद 14 में दूसरी बात और लिख दी। और वो क्या बात लिखी है? विधि का समान संरक्षण। ये लो, ये बात अच्छी लिख दी इसमें तो विधि का समान यानी विधि के समक्ष समानता, और इसमें क्या लिख दी? विधि का समान संरक्षण। और यह हमने कौन से देश से ग्रहण किया? संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया। दोनों का अर्थ अलग है। यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ? यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ? अगर राज्य, यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य या सरकार है वो क्या कर सकती है कि कानून, या कानून बोल सकते, कानून है वो समानता का भाव नहीं रख सकता, यानी कानून है वो सभी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं कर सकता या भेदभाव कर सकता है। इसमें तो क्या हुआ कि कानून की दृष्टि से सभी क्या होंगे? समान होंगे। और यहां पर क्या होंगे कि कानून या राज्य चाहे तो सभी व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार नहीं कर सकता है। किसका मतलब है? वो महिलाओं को अलग अधिकार दे सकता है, पुरुषों को अलग अधिकार दे सकता है, विकलांगों के लिए अलग कानून बना सकता है, अंधे व्यक्ति हैं उनके लिए अलग कानून बना सकता है। तो यह आप मुझे बताओ, क्या यह सकारात्मक अवधारणा पैदा नहीं करता है क्या? तो यह तो सकारात्मक अवधारणा पैदा करता है और यह नकारात्मक अवधारणा पैदा करता है। क्यों करता है? यह सकारात्मक क्यों करता है? जैसे राष्ट्रपति है,
यहां पर तो कह दिया कि कानून की दृष्टि से सभी समान है, चाहे वो कोई व्यक्ति रहे। तो यहां पर मुझे ये बताओ, जैसे राष्ट्रपति है और एक आम नागरिक है, क्या दोनों को अधिकार प्राप्त होंगे बराबर? राष्ट्रपति के पास अलग अधिकार प्राप्त होंगे, उसके पास अलग अधिकार प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री है, उसके पास अलग अधिकार प्राप्त होंगे। क्यों होंगे? वो इसी में बात लिखी है कि कानून वो अलग अलग व्यवहार कर सकता है। और ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया और ये हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। दोस्तों इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात है अनुच्छेद 14। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि विधि के समक्ष समानता कहां से ली? इंग्लैंड से। विधि का समान संरक्षण कहां से लिया? अमेरिका से लिया। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 14 क्या होता है? समाप्त। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। संविधान में अनुच्छेद 15 है, इसकी बात करेंगे। यह ध्यान देना दोस्तों कि जो मौलिक अधिकार है इसको आप आराम से समझना, अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि यह आपका अधिकार है। यह आपका क्या है? अधिकार है, और आपको यह आपका अधिकार जानना आवश्यक है। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? बात को समझना। अनुच्छेद 15 बोलता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये लो दोस्तों, क्या बात समझ में आई? कि अनुच्छेद 15 साफ साफ बोलता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। कहने का मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य है, राज्य का मतलब सारी सरकार आ गई कि राज्य है, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह बात कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 15 बोलता है। एक बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। और यह अनुच्छेद 15 सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। परंतु इस बात को समझना, यहां पर यह बात लिख दी, परंतु मैं अपवाद की बात करूंगा। यहां पर अपवाद की बात करूंगा। अनुच्छेद 15(3) क्या बोलता है? यह अनुच्छेद 15(3) अपवाद आ गया यहां पर। अनुच्छेद 15(3) साफ साफ बोलता है, क्या बोलता है? क्या बोलता है कि अगर बात किसकी आ जाए? महिला की बात आ जाए, बात महिला व बात बच्चों की आ जाए। अनुच्छेद 15(3) क्या बोलता है? अपवाद है। अगर बात महिला व बच्चों की आई तो राज्य भेदभाव कर सकता है। ये लो दोस्तों, अनुच्छेद 15(3) क्या बोलता है? देखो यहां पर तो क्या बात आई कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर बात क्या गई कि राज्य, अगर बात महिला और बच्चों की आ जाए तो राज्य उनके साथ भेदभाव कर सकता है। यह अनुच्छेद कौन सा बोलता है? 15(3). फिर इसके बाद में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 15(4). सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 15(4). इस अनुच्छेद 15(4) में क्या लिखा हुआ है तो समझना इस बात को। इसमें लिखा हुआ है कि SC और ST व सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोगों को सामाजिक, देखो SC ST व सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण राज्य दे सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 15(4) अपवाद है। ये यहां पर तो देखो सभी के साथ समानता की बात कही है, और यहां पर क्या बोलता है? यहां पर क्या बात लिखी है कि SC और ST सामाजिक एवं
शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, उनको सरकार आरक्षण दे सकती है। इसमें आरक्षण का प्रावधान कर दिया, यानी उसमें उनको आरक्षण दे सकती है। अनुच्छेद कौन सा बोलता है? 15(4) बोलता है। मेरे हिसाब से दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मिटा दूं मैं एक बार, देखो। अबे चलो यहां पर अनुच्छेद 15(4) की बात आ गई। हमने अनुच्छेद 15(4) तक पढ़ लिया है। फिर इसके बाद में एक अनुच्छेद 15(5) भी है। अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(5) क्या बोलता है? यह अनुच्छेद 15(5) बोलता है, इसने कह दिया कि SC और ST व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं, उनको केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में और निजी शिक्षण संस्थानों में क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। चलो यहां तक तो बात हमने अनुच्छेद 15(4) में पढ़ ली, मिलेगा, सही है। परंतु इसमें कह दिया कि परंतु जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोगों के शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थानों में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। क्या समझ में आई मेरी बात है? अनुच्छेद 15(4) में क्या लिखा हुआ था कि SC ST सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं, जो पिछड़ रहे हैं, उनको केंद्रीय व निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण दे सकती है सरकार, ठीक है, या राज्य उसको आरक्षण दे सकता है। परंतु अनुच्छेद 15(5) में कह दिया कि इनको आरक्षण दे तो सकता है, परंतु ये अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके शिक्षण संस्थानों में यह आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह बात अनुच्छेद कौन सा बोलता है? 15(4) बोलता है। दोस्तों मेरे हिसाब से इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो अनुच्छेद हमने 15 की बात कर ली है। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा जो अनुच्छेद होगा वो 15 के बाद में कौन सा आएगा? 16 आएगा। तो अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? अनुच्छेद 16 बोलता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता, यानी अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि राज्य है, इस बात को समझना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो राज्य है, राज्य की बात मैंने बताई आपको, सरकार आ गई पूरी। जो राज्य है वो जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, उद्भव व निवास, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह 7 बात कही है इसमें अनुच्छेद 16 में, लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। कहने का मतलब है इस अनुच्छेद 16 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राज्य है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, उद्भव के आधार पर और निवास के आधार पर नौकरी में या फिर अवसर में या कोई भी काम है उसमें उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब है उस व्यक्ति को अवसर पाने का अधिकार है। राज्य इन आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 में तो हमने कितनी बात देखी? 15(4) में हमने कितनी बात देखी थी? अरे अनुच्छेद 15 में हमने 5 ही बात देखी थी ना, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान। परंतु अनुच्छेद 16 में 2 बात और जोड़ दी। तो अनुच्छेद 16 में तो कितने आधार बताए गए हैं? 7 आधार। और अनुच्छेद 15 में कितने आधार थे? 5 आधार थे। तो इनके आधार पर अनुच्छेद 16 के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ नौकरी में भेदभाव नहीं
कर सकता है। अनुच्छेद कौन सा बोलता है? अनुच्छेद 16 बोलता है। समझ में आ गई इतनी बात? चलो, परंतु मैंने कहा इसका यहां पर अपवाद होगा। अनुच्छेद 16 में तो इतनी बात लिख दी, परंतु फिर से यहां पर अपवाद होगा, और अपवाद कौन सा होगा? अनुच्छेद 16(3). अनुच्छेद 16(3) क्या बोलता है? अनुच्छेद 16(3) में साफ साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16(3) बोल सकता है कि राज्य निवास के आधार पर, राज्य निवास के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। क्या समझ में आई मेरी बात? कि अनुच्छेद 16(3) बोलता है कि राज्य निवास के आधार पर क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। परंतु इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है, यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको? भारत की संसद को दिया गया है। यानी अनुच्छेद 16(3) बोलता है कि राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, परंतु यह जो कानून बनाने का अधिकार है, यह कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया? भारत की संसद को दिया गया है। ठीक है। और जो अनुच्छेद 16(3) है, इस 16(3) को कब जोड़ा गया था? इस अनुच्छेद 16(3) को कब जोड़ा गया था? तो देखो, कहा जाता है कि जैसे मान लो कि यहां पर संविधान संशोधन आएगा, 93वां संविधान संशोधन की बात है यहां पर, 96 यानी इस 16(3) में क्या लिखा हो कि राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। एक बात यह है, परंतु यहां पर मैं एक बात और बता दूं, एक अनुच्छेद 16(4) भी है। अनुच्छेद 16(4) क्या बोलता है? अनुच्छेद 16(4) क्या बोलता है? इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद 16(4) में क्या बात लिखी हुई है कि अगर सरकार को लगे या राज्य को लगे कि जो लोग पिछड़े हैं, यानी जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग पिछड़े हैं, जिनके पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनके पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य उन व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। अनुच्छेद 15(4) में क्या बात थी कि SC ST सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं उनको सरकार है वो आरक्षण दे सकती है। और यहां पर अनुच्छेद 16(4) में क्या है कि जो लोग पिछड़े हैं, जिनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, और वो पिछड़े में तो कोई भी आ सकते हैं, जिनके पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यह बात कौन बोलता है? अनुच्छेद 16(4) बोलता है। यानी ठीक है। अब यहां पर आरक्षण, इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है तो राज्य उनको आरक्षण दे सकता है। अब यहां पर ही मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि जो आरक्षण है, आरक्षण की बात आपने शायद VP सिंह का नाम सुना था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत का प्रधानमंत्री बना था, और VP सिंह भारत का पहला प्रधानमंत्री थे, यानी भारत का पहला प्रधानमंत्री था जिसने OBC को, OBC जानते हो ना, इसने OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न बनेगा कि वह कौन सा पहला प्रधानमंत्री है जिसने पहली बार OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वो व्यक्ति कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह है। एक प्रधानमंत्री शायद और भी जानते हो जिसका नाम है PV नरसिम्हा राव, यानी PV नरसिम्हा राव था। यह व्यक्ति क्या करता है कि आर्थिक आधार पर
आर्थिक आधार पर इसने लोगों को आर्थिक आधार पर जो उच्च वर्ग है, मैं यहां पर उच्च वर्ग की बात करूं, पिछड़े वर्ग, आर्थिक उच्च वर्ग के पिछड़े लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। दोनों क्वेश्चन अलग है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है जिसने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही थी, वो व्यक्ति कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, इसने घोषणा कर दी। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है जिसने उच्च वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं, मैं यहां पर पिछड़े की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर उच्च वर्ग पिछड़े वर्गों की बात कर रहा हूं। जो उच्च वर्ग के पिछड़े लोग हैं उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% देने की घोषणा की थी। वो कौन है? पीवी नरसिम्हा राव था। परंतु यह क्या हो गया था? यह नहीं दिया गया था, इसको कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ठीक है, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संविधान संशोधन करके यह कानून बनाया है। तो वो दोस्तों, मैं जब कभी टाइम मिलेगा तो उस वीडियो में पूरी बात बता दूंगा कि क्या विवाद हुआ था उस समय। ठीक है, तो ये दो बात ध्यान में रखना। एक बात दोस्तों, एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको। यहाँ पर एक मैं बात करता हूँ भारत की, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ राजस्थान की। राजस्थान आरक्षण की बात कर लूं मैं, यहां पर एससी के पास कितना आरक्षण है? तो यहां पर राजस्थान में एससी के पास कितना प्रतिशत आरक्षण है? भारत में 15% आरक्षण है। और एसटी के पास कितना प्रतिशत आरक्षण है? वर्तमान में 7.5% आरक्षण है। और जो ओबीसी है, इस ओबीसी के पास कितना प्रतिशत आरक्षण है? 27% आरक्षण है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में एससी के पास 16% आरक्षण है, एसटी के पास 12% आरक्षण है, और जो ओबीसी है, इस ओबीसी के पास 21% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत में एससी को जो नौकरियां हैं उसमें आरक्षण कितना प्रतिशत है, तो सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 15% आरक्षण है, और सॉरी एसटी को, एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट है। एससी को तो 15% आरक्षण है नौकरियों में। एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, इसको 7.5% है। और ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनको नौकरियों में 27% आरक्षण दिया गया है। ये कहां पर दिया गया है? भारत में दिया गया है। जबकि राजस्थान में एससी और एसटी आपको मालूम है ज्यादा है, इसकी संख्या ज्यादा होने के कारण राजस्थान में एससी को 16% आरक्षण है, एसटी को 12% आरक्षण है, और ओबीसी को भारत की अपेक्षा कम आरक्षण है राजस्थान में। राजस्थान में ओबीसी के पास कितना आरक्षण है? 21% आरक्षण है। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बात करता हूं तमिलनाडु की। तमिलनाडु, अब तमिलनाडु का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि तमिलनाडु भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें सर्वाधिक आरक्षण का प्रावधान किया गया, 69% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसके पास सर्वाधिक 69% आरक्षण है, यानी जिसने व्यक्तियों को सर्वाधिक 69% आरक्षण दिया, वो कौन सा है? तमिलनाडु है। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना। आप कहोगे कि जो विवाद हुआ था, इंदिरा साहनी विवाद, उसमें तो यह कहा गया था कि अधिक से अधिक 50% आरक्षण हो सकता है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया था कि विशेष परिस्थितियों में यह आरक्षण बढ़ाया भी जा सकता है। वो वीडियो आपको मैं जब टाइम मिलेगा तो पूरी बात बता दूंगा। तब तक के लिए आप ये ध्यान रखो कि भारत में सर्वाधिक आरक्षण तमिलनाडु है, जिसने अपने नागरिकों को 69% आरक्षण दे रखा है। दोस्तों, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और बना सकते हैं हमें कि अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि एक संविधान संशोधन हुआ था, यानी एक संविधान संशोधन हुआ था, 98वां संविधान संशोधन। और इस 98वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया था। 98वां संविधान संशोधन है, इसमें अनुच्छेद 371 जोड़ा गया था। और इससे 371 में जो कर्नाटक राज्य है, इस कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है, यानी कौन सा राज्य है जिसके राज्यपाल को कि विशेष अधिकार दिया गया था। वो कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य है? वो कर्नाटक राज्य है। अब देखो, यहां से क्वेश्चन और बन गया है। दूसरी बात, इस बात को समझना। देखो, चलो यहां पर हम इसको क्या करते हैं? समाप्त करते हैं।
अब दोस्तों यहां पर हमारी बात क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। अब अनुच्छेद हमने 16 पढ़ लिया है, अनुच्छेद हमने क्या पढ़ लिया, 16 कंप्लीट कर लिया है। अब 16 के बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 की बात करेंगे। अनुच्छेद 17 में देखो क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या छुआछूत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत बोलता है। यानी कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 17 में यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 17। और इसमें कहा गया है अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता की बात करते हो तो आपके खिलाफ अनुच्छेद 17 के तहत सरकार क्या कर सकती है, कार्यवाही कर सकती है। अनुच्छेद कौन सा बोलता है, 17 बोलता है। फिर इसके बाद में दोस्तों हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 18। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत, परंतु अपवाद में, अपवाद शिक्षा, अपवाद में क्या, शिक्षा व सेना को छोड़कर, यानी अपवाद में क्या लिखा हुआ, शिक्षा व सेना को छोड़कर भारत में उपाधियों का अंत किया गया है। अब यहाँ पर लड़का कंफ्यूज हो रहा है कि उपाधियों का अंत है और शिक्षा व सेना को छोड़कर बात है, इस बात को समझना। हम गुलाम भारत में क्या देखते थे कि जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। अगर कोई राजा या कोई बड़ा व्यक्ति था उस व्यक्ति को ये उपाधि दे देते थे, जैसे राय की उपाधि है, जैसे केसरिया उपाधि है, ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि है, सर की उपाधि है, सवाई की उपाधि है, ठीक है, मिर्जा की उपाधि है, ये उपाधि देते थे। तो इससे क्या होता था कि जो कुछ लोग थे उनको उपाधि मिलने के बाद वो क्या करने लग जाते थे, भेदभाव करने लग जाते थे। इसलिए जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद में अनुच्छेद 18 में साफ साफ कह दिया कि आज के बाद में उपाधियों का अंत होगा, किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाएगी, भारत में किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शिक्षा व सेना को छोड़कर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है शिक्षा में तो उपाधि देना आवश्यक है। ऐसे लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि ये व्यक्ति डॉक्टर है या कंपाउंड है, ये व्यक्ति प्रिंसिपल है या यह व्यक्ति कैशियर है। तो शिक्षा में यह, यानी शिक्षा में यह उपाधि देना आवश्यक है और सेना में देना आवश्यक है कि यह व्यक्ति कर्नल है या जनरल है या एडमिरल है। तो यह सेना और शिक्षा में उपाधि देना आवश्यक माना गया है, जो इसकी बात क्या है, अपवाद है, और बाकी उपाधियों का क्या कर दिया, अंत कर दिया गया है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए साथियों आपको मालूम है कि भारत रत्न यानी इन उपाधियों की बजाय सरकार ने क्या किया कि भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तो ये पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिया ताकि इन उपाधियों का क्या हो जाए, अंत हो जाए। और वो आगे वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में क्या लिखा, उपाधियों का अंत है। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो इसके बाद में बात कर। तो अब दोस्तों हमने क्या किया कि मौलिक अधिकार है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। इनमें सबसे पहला मौलिक अधिकार था वो कौन सा था, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमने अच्छे से पढ़ लिया है और मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ भी गया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में जो कल हम वीडियो लेकर आएंगे, अगले वीडियो में हमें स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे और इसके बाद में अगर टाइम हमारे पास रहता है तो इससे अगला अधिकार पढ़ लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तब आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों मैं बता दूं कि शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि जो अगला वीडियो है, जो वीडियो आता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।